ओके, आप लोगों के चक्कर में चश्मा लग गया पता है। सो टुडे वी विल स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो मैंने न्यूमेरिकल्स थोड़े कम कराए हैं और उसका रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि हमको सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। न्यूमेरिकल्स की जिम्मेदारी मैंने आपको बोला है आपकी है। आप एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स करो। हाँ, अगर कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो वो फिर आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हो थोड़े से, लेकिन फिर भी मैंने काफी कराए हैं बीच बीच में न्यूमेरिकल जितने रिक्वायर है। सो केमिकल काइनेटिक्स विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4। क्यों भाई, समझ में आएगा? यूनिट 4 वी स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। ओके, ठीक है। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में बदलते हैं, है ना, ये ऑब्वियस है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो हमेशा किस में बदलते हैं, प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लो आपको, मान लो आपके पास कोई फैक्ट्री है, आपने एक फैक्ट्री खरीदी बहुत सारे करोड़ों रुपए की, उसमें आपको अमोनिया बनाना है ना। अमोनिया की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में होती है, हर साल कई मिलियन टन रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको अमोनिया बनाना है, तो अगर आपको पता है अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बन जाती है, ये सबको पता है, ठीक है। अब समस्या ये है कि आपने अमोनिया बनाने की फैक्ट्री तो डाल ली, पर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बन रही है ये भी पता है, पर इसमें और कौन कौन सी चीज पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। और कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, तो देखो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन होगी ये स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। क्यों ये पता होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी ये आपको क्यों पता होना चाहिए। भाई आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रख लिया, पता चल रहा है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ही नहीं, तो ये तो कभी रिएक्ट करके अमोनिया नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के बारे में आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, मान लो कोई रिएक्शन है, अब ये अमोनिया वाली रिएक्शन देखो, तो ये अमोनिया वाली रिएक्शन कभी कंप्लीशन पे नहीं जाती है, इट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है ये 100% आपको अमोनिया नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ अमाउंट में N2 और H2 रह जाएंगे। तो आपने अगर मान लिया 1 टन और 1 टन ये लिया, 3 टन ये लिया, और आप सोचो कि 2 टन अमोनिया मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम में कहाँ तक पहुंचा है, मतलब रिएक्टेंट डोमिनेंट है या प्रोडक्ट डोमिनेंट। ये वाली बात समझ में आई क्या, क्यों दोनों बातें समझ में आई क्या, यस या नो बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। ये दोनों बातें समझ में आ गई, जल्दी बोलो, यस या नो, जल्दी बोलो यस या नो, फास्ट, जल्दी बोलो। अरे यस या नो तो लिख के बोलो यार, क्या कर रहे हो। ओके, जो तीसरी, अच्छा ये अपन कहाँ पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये अपन कहाँ पढ़ते हैं, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, ये स्पॉन्टेनिटी वगैरह, एंथैल्पी, स्पॉन्टेनिटी, ये सब अपन कहाँ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इस चीज को डील कर लेती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इट मींस ये वाली जो चीज है ये अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ लेते हैं, याद है, इक्विलिब्रियम में अपन ये पढ़ते हैं। तो
केमिकल काइनेटिक्स में अपने को क्या पढ़ना है, ये एक्चुअल में पढ़ना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ये भी तो जरूरी है ना कि कोई रिएक्शन किस रेट पे हो रही है, क्या ये जरूरी नहीं है कि कोई रिएक्शन किस रेट पे हो रही है? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन किस रेट पे हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लो अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो डायमंड है, ठीक है, वो लगातार किस में बदल रहा है, कोल में बदल रहा है, पता है आपको? डायमंड कैसे बनता है? कोल जब अर्थ के अंदर होता है तो वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, और कई सालों बाद ये किसमें कन्वर्ट होता है, डायमंड में, ये तो सबको पता है। तो कोल को डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, ये सब की जरूरत होती है। लेकिन जो डायमंड है वो कोल में लगातार नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे लगातार कन्वर्ट हो रहा है, पर ये प्रोसेस वेरी वेरी स्लो है। वेरी वेरी स्लो होने का क्या मतलब है? वेरी वेरी स्लो होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट हमारे जो जीवन काल है, 2-3 जीवन काल मान लें, मतलब 100-400 साल मान लें, तो डायमंड में कोई चेंज नहीं आएगा, इतनी स्लो प्रोसेस है। तो अब अगर कोई घर में डायमंड, तो इसलिए हम कहते हैं कि डायमंड जो है वो हमेशा रहता है, एक बार आपने डायमंड खरीद लिया तो हमेशा, हमेशा का क्या मतलब है? ये हजार कई सालों तक है ना, 400-500 सालों तक ये कभी तोल में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन हो तो रही है, इसके लिए डेल्टा जी कैसा है? इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है। दूसरा, इक्विलिब्रियम में जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच रही, मतलब ये किसकी तरफ जा रही है? फाइनली पोल की तरफ जा रही है। लेकिन इसकी समस्या क्या है? इसका रेट बहुत कम। रेट बहुत कम होने के लिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये रिएक्शन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बोल सकते हैं डायमंड, ऐसा नहीं कि डायमंड को यहाँ रखा दूसरे दिन में पोल में बदल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना? हम फूड रखते हैं, फूड अपने फूड को कुछ देर बाद क्या हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। फूड कंटेमिनेटेड हो जाने का क्या मतलब है? खराब हो जाते हैं। तो इसका जो रेट होता है वो जनरली कितना होता है? 6-8 घंटे, 10 घंटे ना, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो अगर आपने इसको फ्रिज में रख दिया तो फिर ये 24 से ज्यादा, मतलब 48-50 घंटे तक चल सकते हैं, ज्यादा भी चल सकते हैं। तो फ्रीजर क्या कर रहा है? इसके रेट को स्लो कर रहा है, समझे? इसी तरह से मिल्क से क्या हो सकता है? मिल्क से किस में कन्वर्ट हो सकता है? कर्ड में कन्वर्ट होता है मिल्क। अगर हम इसमें कोई एसिड डाल दें, नींबू वगैरह डाल दें, साइट्रिक एसिड डाल दें, तो क्या होगा? ये जो रेट हो जाएगा, यहाँ पे जो रेट हो जाएगा ये फास्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों भाई? क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अपने को ये दोनों चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट तो है। साथ में ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो इस चैप्टर में यानी केमिकल काइनेटिक्स में वी विल डिस्कस ओनली अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड? सो कुछ चीजें हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो है रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का रेट कैसे निकालना, ठीक है? तो मान लो एक रिएक्शन हो रही है, मान लो एक रिएक्शन हो रही है, ये इसमें रिएक्टेंट किस में बदल रहे हैं? प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। ये रिएक्शन समझ में आ रही? रिएक्टेंट किस में बदल रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो मान लो T1 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन R1 है और इसका कंसंट्रेशन T1 है, और T2 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन R2 हो गया, इसका कंसंट्रेशन T2 हो गया। तो इन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, जिसको अपन डेल्टा T कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्वियसली
पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा ना, तो R2 माइनस R1, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला भी समझ में आया यहाँ तक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसका मतलब होता है इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इसको अपन रेट करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, एक टाइम इंटरवल। ओके, ये समझ में आएगा रेट की डेफिनेशन। क्यों, रेट की डेफिनेशन समझ में आएगी? मैंने जो बोला वो समझ में आई। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 नहीं है ना, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसका मतलब है 2 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट में बदलेगा। तो मान लो इस प्रोसेस में 1 सेकेंड लगा, तो ये भी 1 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो 1 सेकेंड में 2 मोल 1 मोल में बदल रहे हैं, तो इसका रेट क्या हो गया, 2 मोल पर सेकेंड, और इसका रेट क्या हो गया प्रोडक्ट का, 1 मोल पर सेकेंड। दोनों इक्वल ही होंगे, और हम लोग जब रेट लिखते हैं तो दोनों को इक्वल लिखते हैं। तो अगर इसका रेट मुझे लिखना है इस रिएक्शन का, तो दोनों के टर्म्स में लिखना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे इस केस में रेट लिखना होगा तो ऐसा लिखूंगा, -1/2 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मतलब इसका रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन। क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या, ये 1/2 कैसे लगा, समझ में आया क्यों, बोलो भाई जल्दी से, क्या ये वाली चीज समझ में आई? क्यों भाई, क्यों ये वाली चीज समझ में आ गई क्या सबको? ओके, अच्छा मैं क्वेश्चन दो तो करोगे क्या, इसका रेट लिख के बताओ ना, कैसे लिखोगे? अपनी कॉपी है ना, कॉपी में लिखो, घूमते घामते नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट जो है पार्क में घूम रहे हैं और पढ़ रहे हैं, देख लिया हूँ, उनका वीडियो मेरे सामने आ चुका है, पार्क में घूमते घूमते पढ़ रहे हैं। कॉपी में लिख के मुझे भेजो उसका आंसर, या तो ग्रुप में भेजो, कहीं तो भेजो। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, 2a+3b, 2a+3b, 4p+5q+c। इसका मुझे रेट इक्वेशन लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ, कॉपी में लिखो या कैसे भी करो, मुझे लिख के भेजो उसका रेट। हाँ चलो, इसको सॉल्व करके भेजो जल्दी से, मुझे भेजो या ग्रुप में भेजो, आंसर लिख भेजो इसके जरा।
क्यों भाई, आंसर भेजो जल्दी से। आंसर भेजो जल्दी से, टाइम होने वाला है। ओके, टाइम होने वाला है, 1 मिनट जल्दी से बचा है।